नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दशरथ सिंह सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष नई क्लास लेकर। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम ध्वनि का ही सेकंड पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जहां पर हम आज बात करेंगे सोनार, यानी सोनार क्या है, मानव कर्ण की संरचना क्या होती है, यानी मानव के जो कान है उसकी आंतरिक संरचना क्या है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं, क्लास प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम सोनार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों? सोनार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, ध्वनि का जो पहला भाग है वो मैं आपको कल की क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं, जिसमें हमने ध्वनि की सामान्य जानकारी, ध्वनि के कौन कौन से भाग होते हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि कितने भागों में बटी होती है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, वो क्लास जब अभी तक नहीं पढ़ पाए, तो मेरा उन विद्यार्थियों से ये निवेदन होगा कि पहले उस क्लास को अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। क्योंकि जब तक वो क्लास आपको ध्वनि वाली जो क्लास है वो समझ में नहीं आएगी, तब तक यहाँ सोनार और मानव कर्ण जो है उसमें समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम, परेशानी आ सकती है। क्लियर विद्यार्थियों? तो चलिए बात करेंगे हम किसकी? सोनार। सोनार क्या है? सोनार जो है वो एक अंग्रेजी शब्द का पर्याय है। क्या है? अंग्रेजी शब्द का पर्याय, जिसमें साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। क्लियर विद्यार्थियों? अब मैं चित्र के माध्यम से आपको ये बता देता हूँ कि सोनार है क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। क्या इसको हमें हमारे दैनिक जीवन में इसको हम कभी देख पाते हैं? तो इसको हम विद्यार्थियों हमारे दैनिक जीवन में इसको देख सकते हैं। और वो कैसे देख सकते हैं? तो सोनार जो है वो एक प्रकार की क्या है विद्यार्थियों? वो एक प्रकार की एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी नाव के अंदर लगाया जाता है। किसमें? नाव के अंदर लगाया जाता है। नाव है या जहाज के अंदर इसको लगाया जाता है, जिसमें जो जहाज है वो पानी के सतह पर तैर रहा होता है। तो उसके नीचे हम देख सकते हैं दो यंत्र या दो उपकरण काम में लेते हैं। एक तो होता है संसूचक और एक होता है प्रेषित्र। क्या? एक संसूचक होता है और एक क्या होता है? प्रेषित्र होता है। इसमें दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत है, यानी अलग अलग है। संसूचक का काम क्या है और प्रेषित्र का काम क्या है? तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि संसूचक क्या काम करता है और प्रेषित्र क्या काम करता है। तो देखो विद्यार्थियों, अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो संसूचक है वो तो क्या करेगा, यानी प्रेषित्र जो है वो प्रेषित्र यहाँ जो ध्वनि तरंगें, उन ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करेगा और वो जल की गहराई के अंदर क्या है? प्रवेश करती हैं। और जैसे ही जल की गहराई के अंदर प्रवेश करेंगी, मान के चलो यहाँ कोई ऐसी वस्तु है या कोई पिंड है जहाँ से ये ध्वनि तरंगें टकरा के वापस क्या होंगी? रिटर्न आएंगी वापस। और इन वापस जैसे ही आएंगी तो इनको कौन ग्रहण करेगा? इनको ग्रहण करता है संसूचक। तो संसूचक का क्या काम है? किसी वस्तु या पिंड से ध्वनि तरंगें टकराकर वापस उनको ग्रहण करना, ये काम कौन करता है? संसूचक करता है। जबकि प्रेषित्र क्या करता है? प्रेषित्र ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करता है और समुद्र की गहराई में जल के अंदर उसको क्या करता है? प्रवेश कराता है। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर विद्यार्थियों?
ये यहाँ पर जहाज है और इसके ये नीचे जो है वो क्या है, समुद्र का पानी है। क्या है विद्यार्थियों, समुद्र का पानी है। क्लियर। और ये यहाँ पर ये पानी है, ये नाव या जहाज है और इस प्रकार से ये क्या है, ये इसी को अपन क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। आ गया समझ में। तो चलो विद्यार्थियों, इसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उनके बारे में भी हम आज जानकारी या पढ़ो लेते हैं। तो मैं आगे आपको जानकारी प्रोवाइड कराने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लगातार इस प्रकार की नई नई जो जानकारी हैं वो प्रोवाइड होती रहें। क्लियर विद्यार्थियों। तो चलते हैं, सोनार क्या है। तो सोनार यह एक ऐसी युक्ति है, ये क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंड की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं यहाँ पर, अल्ट्रासाउंड, यानी किसकी कौन सी तरंगें होती हैं यहाँ, पराध्वनि तरंगें होती हैं। और पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, पराध्वनि तरंगों की जो परास होती है वो कितनी होती है, कौन बताएगा विद्यार्थियों, चलो कमेंट करके बताइए। पराध्वनि जो है, अल्ट्रासाउंड जो है, उसकी जो परास है वो कितनी होती है, कौन कौन बताएगा, बताइए कमेंट करके बताइए। कल मैं बता ही चुका हूँ आपको कि श्रव्य ध्वनि की कितनी होती है, पराश्रव्य की कितनी होती है और अपश्रव्य की कितनी होती है। क्लियर। तो इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही कहा था कि जिन विद्यार्थियों ने कल वाली क्लास ध्वनि का पहला जो भाग है वो नहीं पढ़ा है तो वो उसको प्लीज़ पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ काम में आएगी। तो मैं बता देता हूँ कि पराध्वनि जो तरंग है, जो अल्ट्रासाउंड जो है, पराध्वनि जो है वो उसकी जो परास होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इससे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्लियर। सोनार शब्द अंग्रेजी का पर्याय है जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। सोनार में एक प्रेक्षेत्र, एक संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, या तो हम किस में लगाएंगे, इसको नाव में लगाएंगे या किस में लगाएंगे विद्यार्थियों, जहाज के अंदर इसको लगाया जाता है। क्लियर। प्रेक्षेत्रों द्वारा उत्पन्न पराध्वनि तरंगें जल में गमन करती हैं तथा समुद्र तल में पिंडों से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि प्रेक्षेत्र के द्वारा तो ध्वनि तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जबकि संसूचक के द्वारा क्या की जाती हैं, जो परावर्तित जो पिंड से टकराने के बाद में जो ध्वनि तरंगें उनको क्या करता है, वो ग्रहण करता है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है और ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है कि प्रेक्षेत्र के द्वारा जो ध्वनि जो पराध्वनि उत्पन्न हुई है और फिर इसके बाद में टकराने के बाद में प्रेक्षेत्र के द्वारा ग्रहण कर ली गई है, तो इन दोनों के जो अंतराल है उसको ज्ञात करके उस पिंड की गहराई यानी उस पिंड की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। आया कि नहीं आया समझ में। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मानव कर्ण की। आगे किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, मानव कर्ण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोनार है वो सभी की समझ में आ गई होगी। सोनार एक प्रकार का क्या है, उपकरण है जो कि क्या है, किसी भी जल की गहराई में जो वस्तु है, कोई पिंड है, तो उसकी गहराई में कितनी गहराई में है उसकी दूरी का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं विद्यार्थियों, सोनार का उपयोग करते हैं। जिसमें कौन सी तरंग उपयोग में ली जाती है, पराध्वनि तरंगें, अल्ट्रासाउंड जो है उस प्रकार की जो ध्वनि है वहाँ काम में ली जाती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे मानव कर्ण, यानी मानव जो कर्ण है, मानव का जो कान है उसकी संरचना क्या होती है। तो विद्यार्थियों, मानव का जो कान है उसको मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है बाहरी कर्ण, एक होता है मध्य कर्ण और एक होता है
कौन सा कर्ण हो, आंतरिक कर्ण या अंतः कर्ण। तो बाहरी कर्ण जो है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उसे अपन क्या कहेंगे, बाहरी कर्ण कहेंगे। इसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, कर्ण प्रन्ना या कर्ण पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर विद्यार्थियों। और मध्य जो कर्ण है, इस मध्य कर्ण में यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ तीन तो हड्डियाँ होती हैं। क्या होती हैं, तीन हड्डियाँ, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जिसमें सबसे छोटी जो हड्डी होती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो कान की हड्डी होती है। और वो कान की हड्डी कौन सी होती है विद्यार्थियों, स्टेपीज होती है। कौन सी होती है, स्टेपीज। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में। तो विद्यार्थियों, ये हमारे द्वारा जो कर्ण की जो संरचना है, वो अगर हम देखें तो आपको ये स्पष्ट पता लग जाएगा कि हमारा जो कर्ण है वो किस प्रकार से कार्य करता है। क्लियर विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है विद्यार्थियों। क्योंकि जो हमारा जो YouTube परिवार है, वो दिनों दिन धीरे धीरे लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो विद्यार्थियों, इस परिवार में आपको भी अगर शामिल होना है और ऐसे ही नई नई जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो YouTube को तो सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है विद्यार्थियों। क्लियर। तो आगे हम बात करेंगे किसकी, मानव की जो कान है, मानव का जो कर्ण है, उसमें तीन हड्डियां कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, जो मध्य कर्ण का भाग है। अंतः कर्ण जो होता है, उस अंतः कर्ण में यूस्टेकियन नलिका होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, यूस्टेकियन नलिका होती है, जो कहाँ से जुड़ी होती है, हमारे ब्रेन या मस्तिष्क से जुड़ी होती है। क्लियर। जहाँ से जैसे ही यहाँ पर ये कर्ण पन्ना या कान का जो पर्दा होता है, वो कान का पर्दा जैसे ही यहाँ पर ध्वनि तरंगों के संपर्क में आकर कंपन करता है, और वो ही कंपन कहाँ पहुँचते हैं, हमारे मस्तिष्क में पहुँचते हैं। और मस्तिष्क उन ध्वनि तरंगों को क्या करता है, महसूस करता है, और वो ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर विद्यार्थियों। तो चलो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं। तो हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, ये सबको पता है। हम सुनते किससे हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं। यानी हमारी क्या है, श्रवण इंद्रिया है। ये कौन सी ज्ञान इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिया है। क्लियर। कान वायु में संचरित ध्वनि में सुनने योग्य आकृति के संगत दाब परिवर्तन या परिवर्तनों की वायु संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। हमारा कान तीन भागों में बटा होता है। हमारा जो कान है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो कर्ण है वो कितने भागों में बटा होता है विद्यार्थियों, तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है विद्यार्थियों, तीन भागों में। जिसमें पहला है बाह्य कर्ण, दूसरा है मध्य कर्ण और तीसरा है अंतः कर्ण। क्लियर विद्यार्थियों। आगे बात करें और इसमें क्या क्या जानकारी है और इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो कान की जो संरचना है, इस कान की संरचना में बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं। जो अभी मैंने आपको चित्र बताया ही था, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे कर्ण पल्लव के नाम से जानेंगे। यह परिवेश से ध्वनि एकत्रित करके श्रवण नलिका में भेजता है। आपने देखा होगा अलग अलग प्राणियों के अंदर ये जो कर्ण पल्लव है, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें हाथी की, तो हाथी में सबसे बड़े होते हैं। हाथी में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। अन्य प्राणियों में भी इनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। हम अगर बात करें जैसे गाय भैंस बकरियों की, तो उनमें क्या है, मनुष्य की अपेक्षा उसमें क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आगे समझ में। तो ध्वनि एकत्रित करके श्रवण नलिका
में भेजता है। अगर मान के चलो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो बाहरी कर्ण है यानी जो बाह्य कर्ण है अगर इसको हटा दें या ये नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें ये प्रभाव पड़ेगा कि जो जो बाहरी माध्यम में वायु के माध्यम में जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या होंगी, सीधे निकल जाएंगी और हमारे कर्ण पल्लव नहीं होगा तो उसे टकराएंगी नहीं, और टकराएंगी नहीं तो वो ध्वनि हमारी श्रवण नलिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्लियर विद्यार्थियों। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह कहते हैं यानी कान का पर्दा कहते हैं। ध्वनि के संपीड़न के कर्णपटह पर पहुंचने से झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है और विरलन के समय कर्णपटल बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटल कंपनों करता है। यानी जैसे ही जो हमारा बाहरी कर्ण है इससे ध्वनि टकराती है तो जैसे ही ध्वनि तरंगें टकराती हैं तो वो श्रवण नलिका में प्रवेश करती है। श्रवण नलिका के अंदर एक कान का पर्दा होता है, वहाँ से वो ध्वनि जैसे टकराती हैं तो कान का पर्दा क्या करेगा, कंपन करेगा और वो कंपन जैसे ही उत्पन्न होते हैं तो वो कंपन आगे की ओर कहाँ पहुँचते हैं, हमारे मस्तिष्क में पहुँचते हैं और हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं जिसमें पहली हड्डी है मुखधरक, तीसरी है निहाई और चौथी है बलियक। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो कर्णपटह है उसमें कंपन को कई गुना बढ़ा देती है। यानी ये जो तीनों हड्डियाँ हैं ये क्या करती हैं, जो कर्णपटल है उसमें कंपन को बढ़ाने का काम करती हैं। मध्य कर्ण इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इसकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। क्लियर विद्यार्थियों। और ध्वनि हमें फिर सुनाई देती है, यानी हमारा मस्तिष्क जो है उसका विश्लेषण करता है कि ध्वनि किस प्रकार की है और फिर उसके बाद में हमें एहसास होता है कि ये ध्वनि हमें किस प्रकार की और कैसे हमें प्रतीत होती है। क्लियर विद्यार्थियों। तो मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं कि आपको जो दोनों ही चीज़ें यानी हम एक तो क्या किसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, सोनार के बारे में, तो वो सोनार भी आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरे नंबर पर हमने बात की थी किसकी, मानव कर्ण की संरचना की और उसकी कार्य प्रणाली की, तो ये भी विद्यार्थियों आपको समझ में आई होगी। क्लियर विद्यार्थियों। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, राडार की। किसकी बात करेंगे, राडार। तो राडार क्या है, राडार एक वैज्ञानिक उपकरण है। राडार एक क्या है, वैज्ञानिक उपकरण है जो अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। यानी ये एक वैज्ञानिक उपकरण है जो अंतरिक्ष में आने जाने वाले जो वायुयान हैं उनका पता लगाने में, उनकी जानकारी प्राप्त करने में किसका उपयोग करते हैं, राडार का उपयोग करते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। अब हम बात करें कि राडार और क्या क्या चीज़ है जो हमें सहायता प्रदान करता है। तो राडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति अर्थात दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी राडार एक प्रकार का यंत्र है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने में और उनकी स्थिति और दिशा और दूरी इन दोनों चीज़ों को ज्ञात करने में राडार का उपयोग करते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। यानी आँखों से जितनी दूर दिखाई पड़ सकता है, यानी हम आँखों से जितनी दूरी पर किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राडार द्वारा उससे कहीं अधिक दूरी पर स्थित जो वस्तु या चीज़ें उनका पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। यानी जैसे हम एक नग्न आँखों से जितनी दूरी पर वस्तु को देख सकते हैं, राडार से हम क्या कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक दूरी तक चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। यानी राडार से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो उस देखते समय ना तो कोहरा, धुंध, वर्षा, हिमपात जो ये कारक हैं, इन कारकों पर
इन कारकों का इन पर कोई बाधा या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आप राडार की सहायता से कोहरे के अंदर, धुंध के अंदर, वर्षा के अंदर, हिमपात के अंदर, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में आप राडार से घर बैठे यानी दूर तक उसकी दिशा और दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? तो है ना बड़े काम की चीज़, यानी आप आसानी से क्या है उसका पता लगा सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि राडार आँख की पूरी बराबरी नहीं कर सकता। क्या? यानी आँख की जिस प्रकार से एक आँख कार्य करती है, ऐसे राडार कार्य तो करती है, यानी देख तो सकते हैं, लेकिन पूरी प्रकार से, पूरी तरह से जिस प्रकार से आँख से हम देखते हैं उस प्रकार से उसकी पूरी बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इससे वस्तु के रंग तथा बनावट का सूक्ष्म ब्यौरा नहीं जाना जा सकता। यानी सूक्ष्म जो ब्यौरा है वो राडार से हम क्या है प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राडार तो क्या है एक बड़ी वस्तु को पता लगाने में मददगार होती है, लेकिन आँख से तो हम क्या है एक सूक्ष्म वस्तु को भी, उसकी बनावट को, उसके रंग को और सूक्ष्म ब्यौरा को भी हम पता लगा सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? जबकि हम क्या है राडार से वस्तु के रंग, बनावट, सूक्ष्म ब्यौरा आदि को नहीं जान सकते। क्लियर विद्यार्थियों? केवल हम क्या कर सकते हैं आकृति का आभास कर सकते हैं और पृष्ठभूमि से यानी पृथ्वी सतह से विषम तथा बड़ी वस्तुओं का, जैसे समुद्र पर तैरते जहाज, ऊंचे उड़ते वायुयान, द्वीप, सागर तट इत्यादि जो चीज़ें वो राडार के द्वारा बड़ी और अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है। क्लियर विद्यार्थियों? यानी राडार जो है उस राडार से हम क्या है कि इस प्रकार की जो चीज़ें जो हम पृष्ठभूमि से हम अगर उनको देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। लेकिन हम अब बताइए क्या आँखों से हम जहाज और समुद्र का जो तट है उसको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि समुद्र का तो अथाह भंडार होता है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है, तो हम उसको कैसे देख पाएंगे? तो उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? राडार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं विद्यार्थियों? राडार का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राडार का क्या कार्य होता है। क्लियर विद्यार्थियों? तो आपको समझ में आया या नहीं आया? पहली बात तो ये बताइए। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है विद्यार्थियों। क्लियर? तो देखो विद्यार्थियों, आज हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिनके बारे में अध्ययन किया है। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी किसकी? सोनार क्या है। सोनार एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसको कहाँ पर लगाते हैं? नाव या जहाज के अंदर लगाते हैं। उसमें दो प्रकार की युक्तियाँ होती हैं, जिसमें एक तो होता है संसूचक और एक होता है प्रेक्षेत्र। जो समुद्र की गहराई में स्थित जो कोई वस्तु है या पिंड है उसका पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं विद्यार्थियों? किसका उपयोग करते हैं बोलो? संसूचक और प्रेक्षेत्र जो है उसका उपयोग करते हैं। और वो संसूचक और प्रेक्षेत्र जो है वो कहाँ लगे होते हैं? जहाज में स्थित जो सोनार होती है उसमें ये लगे होते हैं, जिससे हम गहराई में, समुद्र की गहराई में स्थित जो पिंड है या वस्तु है उसकी दूरी और दिशा का ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में हमने बात की थी किसकी विद्यार्थियों? इसके बाद में हमने बात की थी किसकी? मानव कर्ण की। यानी मानव का जो कान है वो किस प्रकार का होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि मानव जो कर्ण है वो 3 भागों में बटा होता है। एक बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। इनको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जैसे मुद्रक है, निहाई है और बलियक है। क्लियर विद्यार्थियों? ये भी मध्य मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। अंतःकर्ण में यूस्टेकियन नलिका होती है और ये यूस्टेकियन जो नलिका है वो कहाँ पहुँचती है? हमारे अंतःकर्ण के द्वारा कहाँ पहुँचती है विद्यार्थियों? मस्तिष्क में पहुँचती है, जहाँ पर हमें ध्वनि सुनाई या ध्वनि उसको क्या है सुनो सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? फिर हम बात करेंगे किसकी? तीसरे नंबर पर हमने बात की थी किसकी विद्यार्थियों? किसकी बात की थी? राडार की। जो राडार एक प्रकार का क्या है? एक यंत्र है। राडार एक प्रकार का क्या है? यंत्र है जिसमें रेडियो तरंगों किसका उपयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं और अंतरिक्ष में जो वायुयान हैं उनके आने जाने, उनका संसूचन और उनकी स्थिति का पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं विद्यार्थियों? किसका उपयोग करते हैं?
किसका उपयोग करते हैं? राडार का उपयोग करते हैं। क्लियर। फिर हम बात करेंगे किसकी? राडार और क्या क्या चीज़। तो राडार रेडियो तरंगों का उपयोग करके जो दूर की वस्तुएं उनका पता लगाने में, उनकी स्थिति, उनकी दिशा, दूरी आदि का पता लगाने में हम उपयोग करते हैं। यानी एक प्रकार से हमारा जो नेत्र है वो कार्य करता है, सेम इसी प्रकार से राडार उपयोग करता है। लेकिन नेत्र की ये बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नेत्र से हम सूक्ष्म वस्तुओं का ब्यौरा भी और वस्तु का रंग भी, बनावट भी उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से राडार से पता नहीं लगा सकते। लेकिन आँख की सहायता से हम कोहरे के अंदर, धुंध के अंदर, हिमपात, वर्षा, ओलावृष्टि इत्यादि के बारे में, धुंध है, कोहरा है, अंधेरा है, उसमें हम नेत्र से नहीं देख सकते। लेकिन हम जो राडार है उस राडार की सहायता से चाहे धुंध हो, चाहे कोहरा हो, चाहे वर्षा हो, चाहे हिमपात हो, कैसी भी स्थिति हो, हम क्या कर सकते हैं? राडार से भूमि की पृष्ठभूमि से हम समुद्र के तट, वायुयान, द्वीप, जहाज इत्यादि चीज़ों को क्या है? आसानी से हम देख सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो मैंने आज आपको ध्वनि का जो चैप्टर था उसको 2 भागों के अंदर स्पष्ट कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि आपको ये दोनों ही जो भाग हैं, कल का और आज का, ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों। और यदि आपको ये पसंद आया तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कर और शेयर करें, जिससे कि जो विद्यार्थी इस सुविधा से, इस कंटेंट से वंचित हैं, वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो अब आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जानकारी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारी समय पर उपलब्ध होती रहे, तो आप आपके अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्या है, ऐसे ही नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए विद्यार्थियों, नई जानकारी के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।